हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज आने वाली है। जिसने अगर पहला पार्ट ना देखा हो तो जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये चाहे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने वहाँ पे लिंक दे दिया है। तो आज हम लोग पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी की पार्ट 2 करेंगे, जिसमें सारा का सारा इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को रखा है। जो पार्ट 2 होगा ये टोटल 260 प्लस क्वेश्चन का होगा, और जो पार्ट 1 है वो 180 प्लस क्वेश्चन का है। तो टोटल मिला के 450 प्लस क्वेश्चन होगा, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का सिर्फ क्वेश्चन है। उसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लाएंगे, जिसमें उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन होगा। तो टोटल मिला के ज्योग्राफी में 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, मतलब 181 क्वेश्चन से। अगर जिन्होंने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो हमारे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 180 क्वेश्चन को कवर किए हैं इंडियन ज्योग्राफी के। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो हमारा आज का पहला सवाल है, द कंपोजिशन ऑफ लेटराइट सॉइल इन हायर एरिया इज। बताना है कि लेटराइट सॉइल में ज़्यादातर क्या रहता है, मतलब किस तरीके का वो नेचर रहता है। तो वो एसिडिक रहता है। आपको पता होगा सॉइल 4 प्रकार के होते हैं, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। तो उसी में से ये पार्ट था लेटराइट सॉइल का, जो कि और देखिए जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जाता हूँ, एक कॉपी पेन लेके हमेशा बैठा कीजिए, उसमें आप लिखा कीजिए। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं हो पाएगा चीज़ें। तो हमेशा लिखने की प्रैक्टिस किया कीजिए। द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। बताना है कि लेटराइट सॉइल जो है कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो कौन से स्टेट में पाया जाता है ये पाया जाता है केरला के स्टेट में, केरला के साइड। द लेटराइट सॉइल आर फाउंड इन, देखिए लेटराइट सॉइल कहाँ पे फाउंड होगा, जहाँ पे ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया रहेगा जो। हाउ कैन सॉइल इरोजन बी कंट्रोल ऑन हिल स्लोप। कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को? तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग लीनियर कंटूर प्लॉगिंग से। द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय, बताइए। जो सॉइल है नॉर्दर्न प्लेन में वो किस तरीके से फॉर्म होता है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा एग्रेडेशन के द्वारा, ठीक है। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अब बताइए कॉटन के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो हमारा कॉटन है, कौन सा सॉइल इसका बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, मतलब कौन सा मिट्टी होता है जो कॉटन को बनाने में सहायता देता है। तो कौन सा मिट्टी होता है? वो ब्लैक सॉइल होता है, जो कि डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के इलाके में हो गया ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन होता है। जैसे डेक्कन प्लेटू में जितने भी एरिया हैं वो सारे। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप ग्रोन इन एलुवियल सॉइल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। बताइए किसको ज़्यादा पानी चाहिए अगर वो एलुवियल सॉइल में अगर वो रिक्वायर करेगा तो किसको चाहिए? वो चाहिए राइस को। राइस को पता हो कि आपको 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी चाहिए होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए अच्छा चावल उपज के लिए। तो हमारा राइस हो जाएगा। द अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल इज। देखिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या है, तो हम द अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल, तो क्या है वो है कलार। इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विथ मैक्सिमम एरिया एंड अनयूजेबल। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे आप लोगों को पता हो कि राजस्थान जो होगा वो एरिया के लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो इसीलिए हमारा आंसर राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पार्ट है रेगिस्तानी पार्ट है। तो बहुत सारा जो एरिया है यहाँ पे ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। बताना है कि पेट्रोलॉजी है किसका स्टडी को बोलते हैं। तो पेट्रोलॉजी बोलते हैं स्टडी का रॉक को। और देखिए और यहाँ पे हम लोगों ने सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। तो सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी।
द सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज़ मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से। किससे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से। एडिबल क्रॉप्स इंक्लूड, एडिबल क्रॉप्स में कौन कौन सा चीज़ आते हैं? तो वो आते हैं हमारे फूड ग्रेन, पल्सेस और ऑयल सीड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। IR20 एंड रत्ना, टू मेन वेराइटी ऑफ, ये किसके मेन वेराइटी हैं? ये हैं हमारे राइस के मेन वेराइटी हैं ये। द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज स्टिल प्रिविलेंट इन, ये देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो, चाहे झूम हो, स्लश एंड बर्न, जितना भी है ना ये सब शिफ्टिंग कल्टिवेशन जितना भी होता है, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है और झूम मेथड भी कहा जाता है। तो ये किस इलाके में होता है? ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं ना, जैसे सेवन सिस्टर, आपको पता हो कि सेवन सिस्टर जितने भी हैं उसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम भी है, लेकिन सिक्किम जो है नॉर्थ सेवन सिस्टर में नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होगा वो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इलाके में ही हमेशा किया जाता है। ये देखिए आ गया ना झूम। झूम क्या है? एक झूम एक टाइप ऑफ कल्टिवेशन है। मध्य प्रदेश इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, जो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है वो? तो प्रोड्यूस करता है हमारा दाल, पल्सेस। द क्रॉप विच इज़ लार्जली प्रोड्यूस इन इंडिया इज़, वो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? कौन सा है वो? वो है राइस। और सबसे पहला देश कौन सा है राइस उत्पादन में? तो वो है चाइना। और गेहूं में भी आटा, वो भी चाइना उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया? लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट कौन है भारत का? तो वो है हमारा कर्नाटक। इन टर्म ऑफ मनी विच स्पाइस इज़ एक्सपोर्टेड मोस्ट फ्रॉम इंडिया, कौन सा ऐसा मसाला है जो भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है? तो वो है ड्राई रेड चिली। मनी के पैसे के मामले में मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इसी मसाले से भारत लेता है। विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन जायद सीजन, तो कौन से सीजन, कौन सा क्रॉप है जायद सीजन के लिए? जिसके देखिए एक इसका एक ट्रिक है, ये सब रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद का। तो देखिए एक आप याद रख लीजिएगा तो सारा याद हो जाएगा। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में बस आपको एक चीज़ बस याद रखना है, रबी क्रॉप आप याद कर लीजिए। तो रबी क्रॉप का एक ट्रिक है, तो रबी को गैस हो गया, ठीक है, याद रखिएगा रबी को गैस हो गया। तो गैस हो गया का क्या मतलब है? तो गौ से हो जाएगा गेहूँ और सौ से हो जाएगा सरसों, मतलब ऑयल सीड्स जितने भी, उसके बाद जितने भी चना हो गया, मटर हो गया, ये सारा रबी क्रॉप्स में आता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि रबी को गैस हो गया मतलब गेहूँ, सरसों जहाँ आपको ऑप्शन में दिखे तो वो रबी क्रॉप्स होगा। और आप इस तरीके से ऑप्शन को छांट भी सकते हैं। तो अब हमारा है जैद सीजन। तो देखिए जब हम लोग का गर्मी होता है तो हम लोग बोलते हैं ना अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब जैद बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। तो उसमें से हम लोग क्या खाते हैं? उस समय हम लोग गर्मी में गन्ना पीते हैं। और ये जो सीज़न है ये रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का सेशन है, मतलब मार्च से जून के बीच में इसकी फसल उगाई जाती है। तो कौन कौन सा उस समय में हम लोग पीते हैं ठंडे के लिए? तो हम लोग देखते होंगे तो ज़्यादा गर्मी होता होगा तो गन्ना का ठेला लगा होगा तो शुगर केन, उसके बाद वाटरमेलन, खीरा, ये सारा जो है ये जायद सीजन में आता है। तो जायद सीजन हमारा कौन हो गया? वाटरमेलन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस इन द सेशन ऑफ खरीफ? ये देखिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताया ना कि रबी को गैस हो गया, तो आपको देखना है कि रबी को गैस हो गया, ठीक है। तो खरीफ खरीफ इसमें से कौन खरीफ क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करता है? तो देखिए रबी को गैस हो गया तो गैस, सौ से क्या होगा? सरसों तेल। तो मस्टर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये रबी क्रॉप्स में आता है। तो जौ एंड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स का होगा। और जितना भी है राइस जो है ये खरीफ क्रॉप का फसल है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रबी क्रॉप्स इन इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा है जो रबी क्रॉप्स नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि रबी को गैस हो गया, ठीक है। तो जितने भी सीड्स वाले हैं ना, जितने भी सीड आपको दिखे ऑप्शन में, वो सारा रबी में आता है। तो देखिए गेहूँ, ये तो रबी को तो पहले ही छट गया। जौ, ये भी रबी में आता है। सीड, ये भी रबी में आता है। तो जूट है, ये जो जूट, ये खरीफ क्रॉप्स है। ये खरीफ में आता है जूट। और जूट का सबसे उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ सबसे ज़्यादा जूट बनता है। और भारत जो है हमारा नंबर 1 पे है जूट एक्सपोर्ट करने में। उसके बाद है बांग्लादेश, जो कि इसके साथ कंपटीशन करते रहता है जूट के मामले में। द स्टेट विच टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड सीड। बताना है कि अब सरसों का तेल जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बनता है? तो बनता है राजस्थान में। द टोपोग्राफी ऑफ प्लेटू इज बेस्ड फॉर। बताइए जो टोपोग्राफी ऑफ प्लेटू है किसके लिए बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है माइनिंग के लिए। क्योंकि जो जो प्लेटू जो होता है वो जनरली जो होता है वो मिनरल्स के मामले में बहुत रिच होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट करने के लिए जो बेस्ट जगह है, इसीलिए इसको चुना जाता है माइनिंग के लिए। देयर इज़ रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर इन स्लोपी माउंटेनियस ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स कैन बी फॉर्म देयर। बताना है कि अब जहाँ पे माउंटेन इलाका भी होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से बारिश भी जहाँ ज़्यादा होता है, तो बताना है कि वहाँ पे कौन सा फसल बेस्ट सूटेबल होगा उगाने के लिए। तो कौन सा फसल वहाँ पे उगता है? वो है टी। और टी जो है असम जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का हमारे भारत में। और साउथ में हमारा तमिलनाडु है जो टी का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ टी। देखिए क्वेश्चन आ गया ना। अब आपको बताया था कि असम होता है, तो असम बहुत ज़्यादा है, केरला भी होता है और वेस्ट बंगाल भी होता है। जो छत्तीसगढ़ है ये टी का उत्पादन में नहीं आता है, तो छत्तीसगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट प्रोड्यूस रबर ऑन कॉमर्शियल स्केल। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रबर के बारे में आपको पूछेगा। तो रबर जो है सबसे ज़्यादा बनता है केरला में, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे भारत में जो राज्य है रबर के लिए। ये सब देखिए, सब पॉइंट अपने कॉपी में लिखते रहिएगा और ये सब चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो रबर जो है सबसे ज़्यादा केरला में होता है। तो देखिए केरला में ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? केरला एक ही में दिख रहा है। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक जो जितने भी साउदर्न मोस्ट इलाके हैं ना, वहाँ पे रबर की खेती ज़्यादा होती है, लेकिन केरला सबसे ज़्यादा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए कैश क्रॉप इन इंडिया। कौन है कैश क्रॉप हमारे भारत का? तो वो है ओनियन। देखिए इसको याद करने का तरीका, अभी प्याज हमारा महंगा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कैश देना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो हो गया था। तो इसीलिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कैश क्रॉप कौन है? ओनियन। द प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है प्लांटेशन क्रॉप को। द शेयर ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडियाज टोटल प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट। बताइए कितना है? तो वो है हमारा 70%। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अब देखिए वर्ल्ड में पूछा जाए तो चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो नंबर 1 पे गेहूँ उत्पादन राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुछ 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहला मिल्क, वीट, शुगर केन, गन्ना, जो सबसे ज़्यादा यूपी में बनता है। तो पूछ रहा है कि हमारा गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। और जो मिल्क है, ये मिल्क इंडिया का रैंक 1 है प्रोड्यूस करने में।
सबसे ज़्यादा मिल्क जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाहर। विच स्टेट इज़ ए जूट एबंडेंट स्टेट। अब देखिए जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, तो बनता है वेस्ट बंगाल में। विच इज़ द मेन कंपटीटर ऑफ इंडिया इन जूट प्रोडक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कौन है हमारा कंपटीटर जूट प्रोडक्शन में, कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश, जो इंडिया के बाद दूसरे रैंक पे है जूट उत्पादन में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ये बताया था मैंने आपको, क्या कौन सा रैंक है, फर्स्ट है। टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन ऑयल किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो ये ऑब्टेन्ड होता है पाइन ट्री से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स। बताना है कि कौन सा ऐसा मसाला है जो रूट से उत्पन्न होता है, किससे, रूट से। तो कौन है इसमें से, इसमें से कोई भी नहीं है जो रूट से उत्पन्न हो। देखिए मैंने आपको अधिक जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे सब के बारे में लिख दिया। जो क्लॉप्स होता है ये फ्लावर से निकलता है, सिनामैन जो है ये इनर बार्क से निकलता है, जो टर्मरिक है हल्दी ये स्टेम से निकलता है, ठीक है, स्टेम। तो रूट से कोई नहीं है इसमें। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज यूज टू शो हायर प्रोडक्शन ऑफ। बताइए, आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, लेकिन भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर आउटपुट। ये देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स स्पेशली व्हीट इंक्रीज वेरी शार्पली। तो कौन से साल में, देखिए जब 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, तो एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं के वैरायटी, जो गेहूं का जो वैरायटी है ना, वो बाहर से खरीद के लाए थे और यहाँ पे आके रोपे थे और उपजा रहे थे, ठीक है। तो कौन से ईस्वी में था वो, 1966 में। यहाँ देखिए मैंने कुछ नाम ले रखा है वीट का, जो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। लेरमा, रोसो एंड सोनोरो 64, ठीक है। ये देखिए लेरमा तो याद करना, देखिए रोसो सोनोरो सेम नहीं लग रहा है, रोसो सोनोरो। तो ये न्यू वैरायटी है वीट का जो इंपोर्ट किया गया था भारत में 1966 में। तो ये तीन आप याद रखिएगा, लेरमा, रोसो एंड सोनोरो 64। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे पहले देखिए जो एलुवियल सॉइल होता है ना, वो राइस के लिए बहुत उपयोग होता है और गेहूं के लिए बहुत उपयोग होता है, ठीक है। और हमारा एलुवियल सॉइल जो है, हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो 45% एरिया जो है एलुवियल सॉइल घेरा हुआ है। तो वो जो मिट्टी है, वो जो मिट्टी वो किसके, तो नॉर्दर्न पार्ट में बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था कि नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा फैला था, क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे गेहूँ और राइस के लिए खेती करना बहुत आसान था। तो नॉर्दर्न पार्ट हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये नॉर्दर्न इलाके हैं। तो इसी में ये बहुत सक्सेसफुल रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था ये तीन राज्य में बहुत सक्सेसफुल रहा था। चूज द क्रॉप्स विच वेयर क्रॉप बाय यूजिंग हाई यील्डिंग सीड्स इन इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो वीट, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का बात आए तो गेहूं को दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो देखिए, तो जो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा राइस, व्हीट, ज्वार, मिलेट एंड मेज। ये पांचों का जो वैरायटी था ये बाहर से लाया गया था और भारत में उपजाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। अब देखिए इसमें ऑप्शन में राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर कैन, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था गेहूँ। तो गेहूँ के लिए। अनदर नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज। ग्रीन रेवोल्यूशन को और दूसरे नाम में हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए। उसको कह सकते हैं हम लोग सीड, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रिवॉल्यूशन, उसको अदर नेम में। HYV इज ऑल्सो नॉन एज। HYV
इज ऑल्सो नॉन एज न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, HYB का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए था ये। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉन एज शुगर बॉल। अब देखिए शुगर बॉल, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो गन्ने की खेती में नंबर 1 पे है। तो गन्ना जहाँ पे ज़्यादा होगा तो गन्ने से शुगर बनता है। तो शुगर बॉल्स, चीनी का कटोरा, कौन से राज्य को बोलते हैं फिर चीनी? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। ये देखिए, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये अलग से पॉइंट बना के लिखा हुआ है। विच ऑफ स्टेट इज़ नॉन एज राइस बॉल। बताइए। देखिए वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑप्शन में वेस्ट बंगाल दिया नहीं है। तो उसके बाद अगर आपको देखिए हमेशा टॉप 2 याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट बंगाल अगर ना दिया हो तो उसके दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो वो आता है आंध्र प्रदेश। तो इसीलिए इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मतलब चावल का कटोरा किसके बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा अंडा भी होता है, तो इसको एक बॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एक बॉल ऑफ एशिया, मतलब एशिया का सबसे ज़्यादा अंडा जो है आंध्र प्रदेश में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सबको पता है, तो रेन। ये देखिए कुछ कुछ ऑपरेशन है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था किसके लिए? गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब के लिए। अब पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। कितना प्रतिशत जो है भारत की जनता एग्रीकल्चर में मतलब व्यस्त है? तो कितना है? वो है 60%। कितना? 60%। ठीक है, और जो भी और सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर से मिलता है। 14% जीडीपी जो है वो तो हर साल वेरी करता है, लेकिन एट एन एवरेज 40% जीडीपी हम लोग को एग्रीकल्चर से मिलता है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी में हम लोग का। तो 60% जो जनता है वो एग्रीकल्चर में है। देखिए मैंने बोला था ना कि कुछ कुछ रिवॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं जो मिल्क रिवॉल्यूशन के लिए होता है, और ब्रू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था फिश प्रोडक्शन से। अब देखिए येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंध रहेगा? आप खुद सोचिए। येलो सरसों, मतलब सरसों देखते होंगे पीला पीला रहता है, तो पीला तो कौन सा होगा? तो ऑयल सीड प्रोडक्शन। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए टी के लिए मैंने बताया था कि असम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कोकोनट के लिए केरला होता है साउथ का, सबको पता होगा। शुगर के लिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो पीनट है ये बिहार का नहीं है। जो पीनट जो होता है ना वो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पीनट। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना वो सारा का इम्पोर्टेंट है, ये इसमें कोई भी स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये सारा का सारा कम से कम ये चीज़ याद होना ही चाहिए आपको। बीटी सीड इज रिलेटेड टू, बीटी सीड किससे रिलेटेड होता है? ये होता है कॉटन से रिलेटेड। किससे होता है? कॉटन से। जो बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिकलस थर्नोजिन, इसे कुछ थर्नोजिनिस कुछ करके ऐसे होता है, जो कि एक मॉडिफाई क्रॉप है कॉटन का, मॉडिफाई किया हुआ बीटी सीड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज कंसिडर्ड एज द ट्रेडिशनल एरिया फॉर टैंक इरिगेशन इन इंडिया। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो टैंक इरिगेशन के लिए जाना जाता है? तो वो है तमिलनाडु। वहाँ पे जो खेती होता है वो इसी टैंक इरिगेशन के द्वारा होता है। इन विच ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया नॉन इरिगेटेड फार्मिंग इज परफॉर्म। तो कौन है वो? डेक्कन प्लेटू। ठीक है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू जो है ये एरिया जो है बहुत लो रेनफॉल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कुछ ही नदी है यहाँ पे, इसीलिए ये उतना सूटेबल नहीं है फार्मिंग के लिए। इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कॉटन के लिए ये उपयोग है, बाकी राइस वीट के लिए ये उपयोग नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्यू टू राइजिंग सैलिनिटी ऑफ सॉइल। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए बताइए क्या हमारा मैच, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिए हैं, आपको खुद से ये क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि पीछे हम सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो टी जो है हमारा वो असम के लिए है, शुगर केन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, पीनट गुजरात में होता है और एप्पल हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। सॉइल फैक्टर आर आल्सो नॉन एज, सॉइल फैक्टर और क्या कहा जाता है? जो कहा जाता है इडेफिक फैक्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सॉइल रिच इन कैल्शियम? बताइए कौन सा ऐसा सॉइल है जो कैल्शियम में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है? तो वो है हमारा पेडोकॉल। ये देखिए जो पेडो मतलब, देखिए पेडोकॉल है ना, तो पेडो मतलब होता है सॉइल और कैल मतलब कैल्शियम, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं पेडोकॉल कैल्शियम। ग्रे सॉइल लाइक द एश ऑफ पाइन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या होता है? पॉटजॉल होता है। क्या होता है? पॉटजॉल। जो सॉइल होता है पॉटजॉल सॉइल, ये बहुत लेसिव सॉइल होता है, ठीक है, और ये माउंटेन इलाके में पाया जाता है, ये एक माउंटेनियस सॉइल है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस? देखिए मैंने आपको बताया था, तो राइस के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सा है? तो हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट को कवर किया हुआ है पूरे 40 से 45%, तो वो है एलुवियल सॉइल। द रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, जो लालपन आता है मिट्टी में, आपने देखा होगा लाल मिट्टी, रेड सॉइल का नाम सुने होंगे, तो किसके वजह से वो होता है? कौन से एलिमेंट की वजह से? वो आयरन की वजह से होता है। द सॉइल विच ब्लीचेज क्विकली ड्यू टू रेन इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा सॉइल है जो क्विकली ब्लीच होता है बारिश में? तो वो है लेटराइट सॉइल, ठीक है। ये देखिए द रेमेडी फॉर सॉइल इरोजन रीजन इज, बताइए क्या होगा इसका? क्या रेमेडी हो सकता है? तो बॉटनिंग द रीजन कर सकते हैं, क्रॉप रेगुलेशन करेंगे तो हम सॉइल इरोजन से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा। वाई इज़ क्रॉप रोटेशन नेसेसरी? बताइए क्रॉप रोटेशन जो है नेसेसरी क्यों है? क्योंकि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ द फैमिली एंड मॉइस्चर ऑफ सॉइल? कौन सा है ये? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में, जिसको स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहा जाता है और झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ सॉइल इरोजन? कौन सा ये काउज सॉइल इरोजन का नहीं है? तो वह है वेदरिंग, ठीक है। जो वेदरिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से की वजह से होता है। द प्लांटेशन इन ए ह्यूज मैनर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड, क्या होगा? द प्लांटेशन इन ए ह्यूज मैनर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। सॉइल इरोजन इन डेजर्ट एरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बाय फॉरेस्टेशन। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। अब देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन कि हमारे कॉटन के लिए सबसे उपयोगी एरिया कौन है भारत में, भारत का? तो वो है हमारा दक्कन प्लेटू, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो इसी की वजह से दक्कन प्लेटू जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन दक्कन प्लेटू। द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीचिंग। क्या कहते हैं उसको? लीचिंग। ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज
ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज नॉन एज, क्या होगा, ये होगा तौनगिया सिस्टम। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन। देखिए अब रेड सॉइल बताना है कि कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन प्लेटू का जो साउदर्न पार्ट होगा वहाँ पाया जाता है और ईस्टर्न में पाया जाता है रेड सॉइल। साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सॉइल्स, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है पेडोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया, तो कौन सा ऐसा, असम, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वहीं पे होता है ना टी। और साउथ में पूछा जाए तो तमिलनाडु। विच इज़ द होम ऑफ अल्फेंसो मैंगो, बताना है कि अल्फेंसो जो मैंगो है आम, उसका घर कहाँ पे है, कौन सा, कहाँ पे वो उपजता है, तो वो उपजता है रत्नागिरी में, जो कि महाराष्ट्र में है। अल्फोंसो मैंगो का, मैंगो की एक प्रजाति है अल्फोंसो मैंगो, जो कि रत्नागिरी में उपजता है। वेयर इज़ इंडिया मोस्ट प्राइस टी ग्रोन, मतलब सबसे कॉस्टली जो टी है भारत के कौन से रीजन में उपजता है, तो कौन सा रीजन है ये, दार्जिलिंग। देखिए दार्जिलिंग भी जो है ये टी उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे असम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दार्जिलिंग कौन से शहर में है, कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है ये, तो ये है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली, जो सबसे महंगा जो चाय है वो दार्जिलिंग से बन के आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर, ये तो बताइए आप, सबसे मेन कौन सा स्पाइस प्रोड्यूसर के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से, ये ईस्टर्न घाट हो गया जो कि कोरोमंडल कोस्ट, ये पूरा कोंकण, फिर ये मालाबार, तो जो ये पूरा इलाका है ना जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलते हैं, नीलगिरी हिल, और उसको कार्डमम हिल भी बोलते हैं, ठीक है, कार्डमम हिल भी उसको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पाइस है, इसीलिए तो पुर्तगाली जो आए थे वो स्पाइस की खेती के लिए आए थे यहाँ पे, तो इसीलिए उनको पता था कि केरला के साइड जो मसाले हैं बहुत ज़्यादा बनता है, तो जितने भी स्पाइस हैं सबसे ज़्यादा केरला में बनता है, तो इसीलिए वो कालीकट कोचीन में पहुंचा था। तो बताना है कि सबसे मेन प्रोड्यूसर क्या है स्पाइस का, तो वह है मालाबार कोस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट करके बस चीज़ों को समझते रहिए। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मीन, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का क्या मतलब, इसका यह मतलब है कि ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट। देखिए मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना कि IR20 और रत्ना, ये दोनों राइस का है, तो देखिए ऑप्शन में मिल दिख रहा है आपको रत्ना। अगर ये तीनों आपको नहीं पता है तो आप रत्ना से पता कर सकते हो, तो हमारा आंसर रत्ना हो जाएगा। ये वीट का वैरायटी नहीं होता है, ये राइस का होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर, बताइए ब्राउन पेपर किसे बोलेंगे, भूरा कागज, तो वो जूट को बोलते हैं। एग्रीकल्चरल कमोडिटी आज आर ग्रेडेड विथ एग मार्क। ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन, बताइए कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, जो होता है कनारा प्लेन में, ठीक है। द सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज, कौन सा सॉइल है जो हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है भारत में, तो वह है लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो है आपको पूछेगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के कोस्ट के साइड, देखिए ये तीनों में से तो आपको नहीं, देखिए आपको नहीं पता रहेगा ना तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, ब्लैक कॉटन को पता है कि ये सिर्फ दक्कन पठारी इलाके में है, जहाँ पे महाराष्ट्र के इलाके में, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात से सटा हुआ हो गया, मध्य प्रदेश, ये सब सटा हुआ, उस इलाके को दक्कन पूरा बोला जाता है। तो ब्लैक तो वहाँ से एलुविलियस है, पूरा नॉर्दर्न इलाके को घेरा हुआ है। रेड रॉकी अभी पीछे पढ़े थे हम लोग रेड सॉइल के बारे में, तो बचा कौन, लेटराइट, तो लेटराइट हो जाएगा हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट में।
विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिलेटेड विथ इन्वायरमेंटल प्लानिंग। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ऑर्गेनाइजेशन है नेरी, जो कि 1958 में स्टेबलाइज किया गया था। नीरी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। साइलेंट वैली बताना है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में। विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन साइलेंट वैली ऑफ केरला। किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है साइलेंट वैली ऑफ केरला में? तो वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये देखिए कल हम लोग जो एक सीरीज पढ़ रहे थे पूरी आरआरबी की सीरीज, उसमें ये भी क्वेश्चन था कि द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट को बोला जाता है? वो बोला जाता है उत्तराखंड को। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो सबको पता होगा कौन है वो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसको अलग से ये भी बोला जाता है हेले नेशनल पार्क। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत एग्जाम में आपको हेले भी देखने को मिलेगा। और ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 1936 को बनाया गया था ये, जो कि उत्तराखंड में है। हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज फॉरेस्ट लैंड। कितना जोग्राफिकल एरिया है हमारे फॉरेस्ट का पूरे भारत में? तो कितना है वो? 20%। इन टर्म ऑफ एरिया विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिया स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं परसेंटेज लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो उसका आगे हम बताते हैं कि क्या यूज होगा। तो उसमें क्या पहले पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। जितने भी भारत में नेशनल पार्क है उसमें से 50% आपको मध्य प्रदेश में ही है। तो हमारा आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। देखिए जितना भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, जैसे मिजोरम, मणिपुर, ये सब जो एरिया है ये सिर्फ फॉरेस्ट से ही बना हुआ है। यहाँ पे आदमी कम है, जंगल ज़्यादा है। तो इसमें पूछ रहा है कि उस परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब परसेंट बताना है कि जैसे एक राज्य है तो उसमें समझ लीजिए जैसे मध्य प्रदेश था तो उसमें 50% टाइप हिसाब किताब था। लेकिन इसमें क्या है कि ये पूरा है लेकिन जो परसेंटेज है वो 90% वो फॉरेस्ट कवर किया और 10% में लोग रह रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में? तो वो है मणिपुर। जितना आपको अगर ऑप्शन में दिखे नॉर्थ ईस्ट राज्य परसेंटेज वाइज तो आप टिक कर दीजिएगा। अब इसमें देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। देखिए इसमें भी हाईएस्ट परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपको इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम और मणिपुर, ये दो चीज़ याद रखिएगा जो परसेंटेज के मामले में मतलब फॉरेस्ट कवर के मामले में ज़्यादा है, तो मिजोरम। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए बताना है कि भरतपुर जो वर्ल्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, वो कौन से स्टेट में है? तो ये है राजस्थान में। देखिए ये सब सारी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही बता रहे हैं हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भरतपुर कहाँ पे? राजस्थान में। इसको और क्या बोला जाता है? इसको और कोयलियो नेशनल पार्क बोला जाता है और घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया है कि कोयलियो नेशनल पार्क और घाना नेशनल पार्क वो इसी को बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। विच इज फेमस बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। सबसे फेमस बर्ड सेंचुरी हरियाणा में कहाँ लोकेटेड है? वो है सुल्तानपुर में लोकेटेड। नमधापा इज नेशनल पार्क इन। नमधापा बताना है कि कहाँ पे नेशनल पार्क, नमधापा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक तरीके से बता सकते हैं। जैसे देखिए नमधापा, तो नाम मतलब उस राज्य में किसी का नाम होना चाहिए। तो आपको इसमें से कोई दिख रहा है नाम वाला राज्य? तो कौन है वो? अरुण नाम का एक लड़का होता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नम धापा मतलब नाम पकड़े, इसमें नाम। तो नाम कौन से राज्य में हम लोग को देखने को मिलता है? एक ही राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा।
दिस इज़ ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी डियर आर फाउंड। देखिए कौन सा ऐसा सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी हिरन पाया जाता है, तो कश्मीरी शब्द आ गया, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ही होगा ये। तो जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क याद रखिएगा क्या है वो, ये दक्षी गांव है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब नाम भी मैं लिखा हुआ हूँ। देखिए कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। गिर कहाँ पे है, गुजरात में, जो कि लायन के लिए है स्पेशली। और मुद्दू मलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। जितना भी मलाई वाला रहेगा ना, वो सारा का सारा नेशनल पार्क तमिलनाडु में होगा, मलाई वाला। और लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन, अन्नामलाई, क्योंकि सबसे बड़ा साउथ का सबसे ऊँची चोटी क्या है, अनायमुदी, तो केरला में है। तो उस तरीके से अन्नामलाई, जो अन्नामलाई नेशनल पार्क है, केरला में पड़ेगा, ना कि तमिलनाडु में। हम लोगों ने पहले पार्ट में इसके बारे में बात किया है। विच ऑफ द फ्लोइंग बायो रिजर्व इन इंडिया इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर लायन। देखिए बताया था ना अभी, कौन सा तो लायन के लिए बनाया गया है, तो वह है गिर बायो रिजर्व। ये देखिए नीलगिरी बायो रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नीलगिरी बायो रिजर्व आपसे पूछेगा तो नीलगिरी बायो रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो काजीरंगा बायो रिजर्व, काजीरंगा बायो रिजर्व कहाँ है, असम में, ठीक है, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, मतलब एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, एक सींग वाले गेंडा कौन से नेशनल पार्क में, कौन से राज्य के नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो असम के नेशनल पार्क में। कहाँ पे, काजीरंगा में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लार्जेस्ट बायो रिजर्व ऑफ इंडिया। बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन है। देखिए सबसे पहला पूछेगा अगर कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है इंडिया का, तो वह है नीलगिरी। लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो वह है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि इंडियन ओशियन में है। द साइलेंट वैली ऑफ केरला, बताना है क्या है ये, तो ये हैज़ रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, इसके लिए ये जाना जाता है। हेरितेरिया फोम्स सुंदरी ट्री इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट। तो कौन से फॉरेस्ट में ये सुंदरी ट्री पाया जाता है, सुंदरी ट्री, सुंदरी। देखिए इसका एक ट्रिक बता देते हैं। सुंदरी जो सुंदर होता है ना, वो एकदम थोड़ा सा अकड़ दिखाएगा, थोड़ा सा एकदम चलेगा एकदम उस तरीके से अकड़ में, तो उस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। टाइडल कुछ उस तरीके से दिखता है मेरे को, टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल जो टाइट रहता है उस तरीके से, टाइडल से टाइट मतलब सीधा खड़ा रहता है, मतलब टाइडल फॉरेस्ट। तो सुंदरी टाइडल फॉरेस्ट एक तरीका है याद करने का, आप किसी भी तरीके से आप भी बस याद होना चाहिए आपको। देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए मानस कहाँ पे है, तो ये हमारे असम में। कि इसको याद करने का एक तरीका है, मानस, आपको मानस दिख रहा है ना, ठीक है, मैन, इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा मैन, ठीक है। और आप कोई सा भी दिखिएगा जिसमें कोई सा भी राज्य में, तो आपको एक असमी दिख रहा होगा जो MA जिसमें दिख रहा होगा एन पीछे से सिक्वेंसली, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मानस तो मतलब असम। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है एग्जाम में, 3 बार, सोचिए। विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, कौन है फर्स्ट, तो नीलगिरी है। और सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मन्नार। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो रिजर्व इज़, या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का, तो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा कि प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना ऑफ फॉरेस्ट लैंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, बताइए कौन सा ऐसा है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये चारों में से, तो वह हमारा सुंदरबन, जो कि 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, सुंदरबन। ये देखिए, और ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। नंदकानन कहाँ पे है, उड़ीसा में। काजीरंगा असम में। इंडियन बोटेनिक गार्डन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी, देखिए उत्तराखंड जो हम लोगों ने देखा होगा, जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, जहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वो उत्तराखंड में पाया जाता है। तो जितने भी आपको
देवी से रिलेटेड कुछ दिखेगा ना तो वो उत्तराखंड में ही होगा, ठीक है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। देव। इन विच ऑफ द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया वेयर प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ राइनोज इन अंडर वे। देखिए राइनोज का बात आया है, तो राइनोज के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, एक ही है वन हॉर्न राइनो के लिए, तो काजीरंगा का असम में। और देखिए यहाँ पे और भी 3 चीज़ें हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो उस तरीके से एक बांदीपुर है, तो बंदी से कुछ करके आप रिलेट कर सकते हैं कर्नाटक कि जो बंदी होती है, देखते हैं ना बंदी लोग का कितना नाटक रहता है, जो लड़की होती है बहुत नाटक बहुत नखरा रहता है, तो उस तरीके से बंदी, तो बंदी का बहुत नाटक रहता है। तो बंदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। पेरियार, ये तो पता होगा, हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा है। तो पेरियार कहाँ पे, केरला में। ये सब चीज़ें कुछ कुछ आपको याद रखनी ही पड़ेगी जो हर बार पूछी जाती है। पेरियार जैसे हो गया, इरुक्की हो गया, ये सब पेरियार नदी हो गया, पूछ लेगा। ये बहता है अरेबियन सी में गिरता है, तो पेरियार से आप रेट कर सकते हैं कि कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। तो उसी के आसपास ही रह, जैसे पेरियार नदी है तो पेरियार नदी से ही बन गया पेरियार नेशनल पार्क, और पेरियार एक जगह भी है केरला में, तो उसी की वजह से पूरा ऐसा बोला गया है। सी काउ इज़ फाउंड इन विच बायोस्फीयर रिजर्व। बताइए सी काउ कहाँ पे पाया जाता है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार में। अब देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें से काजीरंगा और कंचनजंगा, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। काजीरंगा और कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, ठीक है, और 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। कंचनजंगा याद रखिएगा, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम में। उसके नाम में क्या है, कंचन। तो कंचन मतलब क्या होता है, थोड़ा निर्मल होता है, थोड़ा सा साफ होता है। तो जब हम लोग जाते हैं कहीं गोल्डन टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आगे में एक तालाब है, तो उसमें हम लोग पहले हाथ मुँह धोते हैं, पहले पूरा साफ़ सुथरा हो जाते हैं। तो वो लोग कौन लोग होते हैं, सिख लोग। तो उस तरीके से आप रेट कर सकते हैं कि सिख लोग, तो सिख से सिक्किम, सिक्किम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काजीरंगा और कंचनजंगा में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो कोई एक आप अगर याद कर लेते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा। दोनों चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काजीरंगा याद है तो फिर बात ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो काजीरंगा असम में और कंचनजंगा सिक्किम में। शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले ये जानिए कि शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि इज़ ए फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके लिए फेमस है। तो शिवपुरी किसके लिए फेमस है, तो शिवपुरी जो है ये लियोपार्ड और स्पॉटेड डियर के लिए फेमस है। किसके लिए, लियोपार्ड और स्पॉटेड डियर के लिए। लियोपार्ड और स्पॉटेड डियर, शिवपुरी। शिव जी देखते हैं किसका आसन धर ले रहते हैं, टाइगर का। लेकिन टाइगर से हमको रिलेटेड नहीं, ऑप्शन में देखना टाइगर, लेकिन उसको हटा देना है, टाइगर नहीं सोचना है, सोचना है लियोपार्ड और स्पॉटेड डियर। और ये मध्य प्रदेश में है शिवपुरी नेशनल पार्क। वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। देखिए पंचमढ़ी, देखिए मैंने आपको बताया ना कि जितना भी नेशनल पार्क है वो 50% से ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इलाका मध्य प्रदेश ही है। तो पंचमढ़ी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा वो भी मध्य प्रदेश में ही है। वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, देखिए कान्हा, कान्हा कृष्ण जी का नाम है एक, और कितना अच्छा नाम है। तो जब कोई बड़ा आदमी होता है कोई, तो उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, बीच में रखते हैं ना एकदम, कि हाँ भाई ये थोड़ा सा टैलेंटेड है, इसको एकदम बीच में रखो, इधर उसके लोअर वाले इधर उसके लोअर वाले, तो बीच में रखते हैं, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। वेयर वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है, एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है, वो मणिपुर में। और इसको केबुल लोमजाओ नेशनल पार्क भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वेयर इज नागर होल नेशनल पार्क लोकेटेड। देखिए मैंने आपको बताया था कि बंदीपुर से बंदी बहुत नाटक करती है, तो कर्नाटक हो गया। तो नागर होल,
तो ये भी कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है। इसका आपको ट्रिक होगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका ट्रिक क्या बन सकता है, नागर होल का। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, इसका हो जाएगा कर्नाटक। कोई ट्रिक अगर आपके मन में होगा तो उस तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सारी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक बार ध्यान कर लीजिए अच्छे से। नागर होल कर्नाटक में। वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड, रेन फॉरेस्ट कहाँ पे फाउंड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट के साइड है रेन फॉरेस्ट। देखिए आ गया ना मुद्दू मलाई, तो मुद्दू मलाई है, तो मलाई तमिल वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो तमिलनाडु में ये है पहला बात। और बताना है कि ये किसके लिए फेमस है, ये मुद्दू मलाई, तो ये बर्ड्स के लिए फेमस है। किसके लिए, बर्ड्स के लिए। सॉरी मैं गलत बता दिया, अभी याद आया मेरे को। मुद्दू मलाई बर्ड्स के लिए नहीं, टाइगर के लिए फेमस है, सॉरी, टाइगर के लिए, ठीक है। वो एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बताना है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे पूरे भारत में टोटल, कितने, वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश इन इंडिया, तो ये कहाँ हुआ था पहला, तो पहला कहाँ हुआ था, नीलगिरी में, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसीलिए उसका नाम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन, देखिए इसको याद कर लीजिए एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 बार पूछा है एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, कौन है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है हमारा वेस्टर्न घाट, जो कि ये पूरा इलाका जो है ना ऐसे करके ये साइड, ये पूरा हॉट स्पॉट इलाका है। ये पूछेगा आपसे हॉट स्पॉट इलाका कौन है, वेस्टर्न घाट। कुगती, देखिए कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, कुगती कहाँ पे है, देखिए अलग अलग नाम है ना कुछ कुछ, तो यार ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। कुगती, तो ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। फाइंड द रॉन्ग पेयर, अभी तक तो आपको सारा याद हो चुका होगा, तो आप इसमें अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसमें से गलत कौन सा है। तो कौन सा है आप खुद सोचिए, बताइए क्या होगा। ये देखिए बंदीपुर कर्नाटक में, ठीक है। अन्नामलाई, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। देखिए इसमें अन्नामलाई में देखिए बार बार कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि अन्नामलाई जो है ना ये तमिलनाडु क्षेत्र में भी है और केरला के क्षेत्र में भी, तो इसलिए बहुत बार आदमी केरला भी लेता है और तमिलनाडु भी लेता है, तो उस तरीके से जैसा ऑप्शन में रहे तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पेरियार, ये तो गलत हो जाएगा ना, पेरियार आपको पता है कहाँ पे है, केरला में है, तो पेरियार नहीं होगा। तो बंदीपुर कर्नाटक में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, देखिए सरिस्का राजस्थान में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में, ये सारा चीज़ नोट करते जाइएगा। सरिस्का कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। देखिए इसको याद करने का, सरिस्का, इसमें एक वर्ड है रिस्क, ठीक है, तो रिस्क वर्ड है। तो हमारे राजस्थान में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है राजा। तो जो राजा लोग होते थे पहले के टाइम में, वो बहुत रिस्क लेते थे एकदम, कि चलो आज युद्ध करना है और जीत के आना है, तो उस तरीके से रेट कर सकते हैं कि सरिस्का मतलब रिस्क, तो राजा लोग बहुत रिस्क लेते थे, तो सरिस्का से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और पेरियार आपको पता है केरला में, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, क्या आपको तो इसमें सब पता होगा, इसमें सारा का सारा पता होगा अभी तक आपको खुद। आप अगर आपको ये चीज़ ना भी पता हो ना पहला वाला, तो आप ये तीनों में से आप कौन सा गलत मैच कर रहा है बता सकते हैं। तो कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में है, पेरियार कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है, केरला में। देख रहे हैं कितना बार पेरियार 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 पूछ रहा है, तो पेरियार को केरला में याद रखिएगा। और मालाघाट महाराष्ट्र में है, तो अपने आप पता चल जाएगा मालाघाट महाराष्ट्र में है। देखिए जितना भी घाट वाला दिखे ना आपको, मालाघाट, थार घाट, भोर घाट, ये सारा का सारा महाराष्ट्र में आता है। द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन इज, क्या होगा द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट, तो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट ऑफ वाइल्ड एनिमल। एफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ,
एफोरेस्टेशन क्या प्रोसेस है? प्लांटेशन प्रोसेस है ये। Which of the following has been declared as the marine park by Indian government for the conservation of coral reef? बताइए, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन है। तो कौन सा है मेराइन पार्क जो इंडियन गवर्नमेंट जो कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ है, कोरल रीफ के लिए डिक्लेयर किया गया है? तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और यहीं पे गिर नेशनल पार्क भी है गुजरात में। Which of the following weeds is effective in controlling water pollution caused by industrial effluents? कौन सा होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा पार्थेनियम। देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन, वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गेंडा, इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क? तो कौन से नेशनल पार्क में है? ये काजीरंगा में है, ठीक है। काजीरंगा और कंचनजंगा में कंफ्यूज नहीं होना है। काजीरंगा कंचनजंगा, काजीरंगा असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। तो काजीरंगा में वन हॉर्न वाला पाया जाता है। द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड है, जी तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी क्लास में। तो क्या है? इकोलॉजी कहते हैं उसको। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स क्या होगा? तो ये होगा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। रेड डाटा बुक इज अकाउंट ऑफ, किसके लिए? ये इंडेंजर प्लांट एंड एनिमल के लिए रेड डाटा बुक को निकाला जाता है, जो कि 1964 में यह फॉर्म्ड हुआ था। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहता है? ये पीज में, मटर, जो कि एक रबी क्रॉप है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज डम्पा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? डैम्पा, ठीक है, डैम्पा। तो देखिए इसमें क्या है वर्ड में? डैम्पा। तो डैम्पा मत पढ़िए, इसको क्या पढ़िए? दम। मतलब दम, किसके पास सबसे ज़्यादा दम था? मतलब बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन आदमी था? कौन योद्धा था वो? तो आपको पता होगा कि वो कौन थे? वो राम जी थे, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, जो रावण को मार दिए थे। तो सबसे ज़्यादा दम किस में था? राम जी में। तो देखिए राम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, राम और दम, तो राम मिजोरम हो जाएगा इसका आंसर। उस तरीके से आप रिलेट कीजिए चीज़ों को, बस कैसे भी करके बस याद होना चाहिए। बस मेरा यही मोटिव है कि आप चीज़ों को याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कलक्कर मुंदातुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बताइए? यह है तमिलनाडु में, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। और एक चीज़ आपको याद और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट नंबर, इसको लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, कौन सा राज्य? तो वो है सिक्किम। कहाँ, कौन सा राज्य है? सिक्किम, ऑर्चिड को। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज विच स्टेट? बताइए कौन से स्टेट में होगा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? तो देखिए हिमालयन नेशनल पार्क पूछ रहा है, तो हिमालयन से हिमाचल बना, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेट हिमालय। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। देखिए इसका भी एक तरीका, देखिए आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका ना हो कि जो हम बोल रहे हैं वो तरीका आप फॉलो करें, आप अपने तरीके से भी कुछ भी ट्रिक से पढ़ सकते हैं। जैसे दंदेली है, तो दंदेली, तो दंड, इसमें दिख रहा है ना दंड। इसको देखिए कोई भी चीज़ को ना ट्रिक बनाने के लिए एक्यूरेट मत पढ़िए, उसको रिलेट कीजिए। देखिए दंड दिख रहा है ना, तो दंड हम किसको देते हैं? दंड किसको देते हैं? जो बहुत नाटक करता है, एकदम इधर उधर बहुत छटपटाता है, नाटक करता है, बदमाशी करता है,
तो उसको हम लोग मारते हैं, दंड देते हैं, तो कर से कर्नाटक हो जाए। देखिए बस एक तरीका है एक याद करने का, कोई क्योंकि इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो कोई भी तरीका पकड़िए, याद कीजिए। तो दंड डेली, तो दंड किसको देते हैं, कोई नाटक कोई करता है उसको, तो कर्नाटक में है। और बंदीपुर, बंदी नाटक करती है तो कर्नाटक में। देखिए दिल पे मत लीजिएगा, कोई भी अगर बंदी हो तो, चाहे लड़कियां हो, तो मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। आप बंदा भी कर सकते हैं बंदी को, जैसे बंदीपुर है तो आप उसको बंदा पढ़िए, तो बंदा नाटक करता है। मेलघाट रिवर, देखिए घाट वाला आया ना, घाट, तो कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में। एशियाटिक ब्लैक बियर एंड स्नो लियोपार्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। कौन से प्लेस में ये मिलते हैं, ये मिलते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 5-6 बार पूछा गया है, जो कि बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, सब में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, ये है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क। देखिए आदमी कंफ्यूज होता है सरिस्का और सिमलीपाल में ही, ठीक है। तो सरिस्का तो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क वही लेते हैं जो राजा होते हैं, तो राजस्थान का। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, बताइए अब आपको। तो सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। कहाँ पे, उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। कुछ ट्रिक बना लीजिए अपने मन से कुछ याद करने का। ये देखिए अब आ गया ना वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। तो देखिए हमारे ऑप्शन में तमिलनाडु भी दिया हुआ है, केरला भी दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने इसका आंसर केरला लिया है, तो हम लोग भी इसे केरला ही लेंगे। तो केरला हमारा सही आंसर हो जाएगा। द ओनली सेंचुरी वेयर कस्तूरी टैग इज़ फाउंड। देखिए मैंने आपको बताया था ना, कस्तूरी हिरन, कश्मीरी हिरन। तो कश्मीर में एक नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा, दचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। दचीगाम नेशनल पार्क। देखिए इसका एक याद करने का एक ट्रिक है। 2 नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में आए दिन दंगे होते रहते हैं। बहुत सारे हमारे सैनिक, हमारे वीर जवान, हमारे देश के लाल मर जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ से आप 2 चीज़ याद रखिएगा कि सलाल प्रोजेक्ट, सलाल नेशनल पार्क, सलाल मतलब लाल, हमारे बहुत सारे लाल जो हैं देश के वीर जवान, वो मर जाते हैं बॉर्डर पे। तो सलाल नेशनल पार्क से याद आएगा आपको जम्मू कश्मीर, लाल लगा हुआ है, लाल जम्मू कश्मीर। और दचीगाम, इसमें एक गम वर्ड आपको सुनाई दे रहा होगा, गम। तो जब भाई सैनिक मरेंगे तो उसके घर वाले तो खुशी थोड़ी मनाएंगे, गम में ही रहेंगे ना। तो उस तरीके से बस एक तरीका है एक याद करने का। तो आप जम्मू कश्मीर को आपको अच्छे से याद होगा। जम्मू कश्मीर में जो भी होता है मारधार, जम्मू कश्मीर में हम सुनते हैं कि पाकिस्तान के ये कर दिया तो चाइना उधर से ये कर रहा है। अभी आप सुन रहे हो कि हम लोग के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं गलवार के जगह में, चाइना के द्वारा। तो उसी तरीके से आप बस याद कीजिए। तो कस्तूरी स्टैग कहाँ पे है, कस्तूरी हिरन, तो वह है दचीगाम में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और कान्हा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, गिर गुजरात में, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में। कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताइए अब। कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताइए। कहाँ है ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2 बस याद रखिएगा आप, एक इंद्रावती और एक कंगेर घाटी। कंगेर, देखिए कंगेर से आपको एक पता चलेगा कंगाल वर्ड, कंगेर कंगाल। अब तो भाई आदमी कंगाल कब हो जाएगा, जब भाई मेरे पास 36 मकान हो जाएंगे, 36 गाड़ी ले लिए हैं, सारा का सारा पैसा हम सारा खर्च कर दिए हैं हर एक चीज़ पे, तो कंगाल हो गए, ठीक है। इंद्र जैसा हम लोग अपना महल बना लिए, ठीक है, तो कंगाल ना होंगे हम लोग।
तो इस तरीके से याद कीजिए कि इंद्रावती और कंगेर मतलब कंगाल मतलब 36 सामान 36 गाड़ी खरीद ले 36 घर खरीद लेंगे तो कहाँ से हो पाएगा, हम लोग का पैसा बचेगा क्या? इंद्र जैसा हम लोग महल बना लेंगे तो नहीं बचेगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो कंगेर घाटी और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिखे भी तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कौन सा है, तो उस तरीके से आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लगा सकते हैं। विच ऑफ द पोर्ट इज़ नॉट ए नेचुरल पोर्ट। अब देखिए वो सारी चीज़ें बातें हम लोग कर रहे थे, सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क जितने भी थे सारा का सारा क्वेश्चन उसमें था। अब देखिए यहाँ पे अब एक नया टॉपिक आ रहा है जो कि बंदरगाह के बारे में है, इंडस्ट्री के बारे में है, ट्रांसपोर्ट के बारे में कि हमारे भारत में कैसे कैसे क्या है। तो बताना है कि विच ऑफ द पोर्ट इज़ नॉट नेचुरल पोर्ट। तो हमारा नेचुरल बंदरगाह कौन सा, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह कौन नहीं है जो प्राकृतिक ना हो, तो कौन है ये? चेन्नई है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। जो मुंबई, कोचिन, पारादीप ये सारा का सारा नेचुरल है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा का पोर्ट है ये। टोटल अभी हमारे 13 पोर्ट हैं, ठीक है। ये 13 का 13 आपको नाम रटाना चाहिए, याद होना चाहिए, रट के एकदम। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्यूनल जवाहर ट्यूनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन लेक लोकटक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए इसमें सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि लोकटक लेक कहाँ पे है। सिंपल सा, अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर कर दीजिएगा। तो लोकटक लेक कहाँ पे है? ये मणिपुर में। और मणिपुर में और एक लेक क्या है जो नेशनल, और इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसी को बोलते हैं लोकटक को ही। और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो लोकटक, देखिए लोकटक को याद करने का एक तरीका, लोकटक हम लोग टक मतलब एकदम गौर से क्या चीज़ को देखते हैं, टक से एकदम पैसा का नाम सुनते हैं, देखते हैं हमारे मन में आता है एकदम टक से घंटी बजता है। तो मणिपुर, मणिपुर इस तरीके से आप याद कीजिए। जादूगोड़ा इज़ फेमस फॉर। देखिए जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? माइनिंग ऑफ आयरन के लिए, माइका के लिए, यूरेनियम के लिए, कॉपर के लिए। तो जादूगोड़ा जो है फेमस है ये यूरेनियम के लिए। सबसे ज़्यादा यूरेनियम इसी जगह से आता है, जादूगोड़ा से। और ये है कहाँ? झारखंड में। तो जादूगोड़ा, ठीक है। तो जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? वो है यूरेनियम के लिए। देखिए मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत स्टेट देखे हैं, मतलब इस पर बहुत रिसर्च किया है। तो इसको एक याद करने का एक ये तरीका निकाला हूँ मैं कि जैसे देखिए जादूगोड़ा है, आपसे पूछेगा जादूगोड़ा, देखिए आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि जादूगोड़ा में क्या सबसे ज़्यादा होता होगा। तो जादूगोड़ा देखिए इसमें यू दिख रहा होगा आपको, जादूगोड़ा में यू। और ऐसा कोई राज्य में नहीं होगा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ आपको आपसे ये क्वेश्चन इसके अलावा कोई पूछे भी कभी, ठीक है। तो जादूगोड़ा तो यूरेनियम, क्योंकि इसमें यू लगा हुआ, जादूगोड़ा यूरेनियम, ठीक है, झारखंड में है। और जे से झारखंड, जैसे जादूगोड़ा। वेयर इज़ द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका। माइका का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? कौन सा देश करता है? किसके पास है ये? तो ये हमारा प्यारा भारत है, जो कि माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पे? देखिए झारखंड जो है ना वो बहुत एकदम जो इसको बोला जाता है ना मिनरल से भरा हुआ है। यूरेनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें, और झारखंड हो गया, ये सब चीज़ें, उड़ीसा हो गया, ये सब चीज़ें पूरी की पूरी इसी सब चीज़ से भरा हुआ है। तो माइका का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे है? वो है इंडिया में। कहाँ? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में। द मेन मिनरल फाउंड इन अपर ब्रह्मपुत्रा वैली इज़। देखिए आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट कीजिए कि पहले देखिए ब्रह्मपुत्र नाम सब सुन रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र जब आपका नाम ध्यान में आए तो आपको याद आना चाहिए कि असम, जो कि हमारा तेल का सबसे पहला कारखाना असम में खुला था, दिग्बोई में, पेट्रोल के लिए। तो हम ब्रह्मपुत्र पे क्या, हम तो ब्रह्मपुत्र के आसपास फिर क्या हो सकता है, किस चीज़ के बारे में हम लोग को फिर बताया जा रहा है कि पूछ रहा है? तो वहाँ पेट्रोलियम के बारे में नहीं पूछेगा मेरे से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है असम राज्य है, उसके नदी के किनारे बहती है। तो असम नदी के, असम राज्य के किनारे बहने के कारण वहाँ पे असम में एक जगह है दिग्बोई, जो कि जहाँ पे पहला कारखाना खोला गया था 1901 में रिफाइनरी के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये
जो मिनरल फाउंड अपर ब्रह्मपुत्र वैली में, ये पेट्रोलियम के लिए है। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज कंसर्ड विथ, अब देखिए रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रानीगंज प्रसिद्ध है कोल के लिए। वेयर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट, लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? तो वो है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर तमिलनाडु। देखिए पन्ना, आपने सुना होगा हीरा पन्ना, मूवी भी आया है और बचपन सुनते आ रहे होंगे हीरा पन्ना। तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, हीरा। हीरा हीरा पन्ना सब याद कर, आपको समझ में आ जाएगा। What is the destination of the slurry brought by pipeline from कुंदेरमुख? क्या होगा? ये होगा मैंगलोर। जो कर्नाटक है ना हमारा, वो आयरन के लिए जाना जाता है, आयरन ओर के लिए कर्नाटक। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए हमारा मैंगलोर हो जाएगा। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट आयरन और टू विच कंट्री, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है आयरन को कौन से कंट्री में करता है? वो करता है जापान में, क्योंकि जापान जो है पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है। और ये आयरन और कहाँ सप्लाई होता है, कौन से बंदरगाह से? तो विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह है जो स्पेशली आयरन ओर को सप्लाई करने के लिए ही बनाया गया था। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से ये जापान की ओर रवाना होता है। तो ये किसको एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? जापान को एक्सपोर्ट करता है। खेतरी, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेतरी इज फेमस फॉर, खेतरी किसके लिए फेमस है? ये कॉपर के लिए फेमस है, जो कि राजस्थान में है। वेयर इज़ द ओल्डेस्ट वर्क रिफाइनरी, ये मैंने बताया था ना आपको, पहला सबसे ओल्डेस्ट। तो कहाँ पे है वो? दिग्बोई के असम में, दिग्बोई में। द टोटल नंबर ऑफ रिफाइनरी वर्किंग इन असम इज, कितने टोटल नंबर ऑफ रिफाइनरी असम में? तो 4 हैं। मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, मुंबई हाई किससे रिलेटेड है? ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। वेयर इज मुंबई हाई लोकेटेड, बताइए। आपको अगर मैप पता होगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि मुंबई हाई कहाँ लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है बताइए? कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी में लोकेटेड है ये। कहाँ पे है मुंबई हाई? जो पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोल हम लोग निकालते हैं समुद्र के नीचे से, गैस, जहाँ पे अरेबियन सी हो गया, जैसे इंडियन सी हो गया, ये सब के अंदर से। तो मुंबई हाई सटा हुआ है अरेबियन सी के बाजू में, तो वहीं पर ना कहीं पे उसका रिफाइनरी खुला होगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी में ये लोकेटेड है। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है जो हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था तब खोला गया था? तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है हमारा? वो है हमारा कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। नहासोबा कहाँ है? मुंबई में, तो याद रखिएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी डैम इज डन अक्रॉस विच रिवर, अब तेहरी डैम के बारे में बताने कि तेहरी डैम कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो ये भागीरथी के ऊपर किया गया है, भागीरथी तेहरी डैम, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर इन इंडिया टोटल पावर इज ऑलमोस्ट 1/5। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आपको करेक्ट बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो कोरबा, कोरमा थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो गलत हुआ। रामागुंडम तमिलनाडु में, ये भी गलत हुआ। टालकर ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। टालकर कहाँ है? उड़ीसा में, ये गलत हुआ। और कवास जो है गुजरात में, ये सही है, कवास गुजरात में, कवास गुजरात में। कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था? कहाँ किया गया था वो? तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पावर इज जनरेटेड थ्रू हाइड्रो पावर। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे पावर जनरेट होता है हाइड्रो पावर से होता है? तो नईविली एक जगह ना है वहीं पे, ठीक है। कहाँ पे होता है? नईविली में। इन विच स्टेट, देखिए आ गया ना सलाल हाइड्रो पावर। तो मैंने क्या बताया था कहानी, देखिए आपको हर एक चीज़ के लिए ना एक कहानी मन में रखना पड़ेगा। अगर आप कहानी के थ्रू पढ़िएगा ना किसी चीज़ को तो आपको याद कन्फर्म होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जब हमको इस तरीके से याद हो सकता है तो समझ लीजिए ऐसा कोई नहीं होगा जिसको याद ना हो, सबको याद हो सकता है। तो सलाल, तो लाल हमारे देश के लाल कहाँ पे रहते हैं? कौन से बॉर्डर पे? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। द यूमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड फ्यू किलोमीटर नॉर्थ टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये यूमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? लोकेटेड है शिलोंग में, ठीक है, जो कि मेघालय की राजधानी है। शिलोंग मेघालय में है। यूमियम हाइड्रो पावर मेघालय में है, शिलोंग में। यूमियम यूमियम मेघालय में है। विच स्टेट आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला पेरियर डैम? बताइए आप। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा पेरियार आपको सुनाई दे रहा है ना, पेरियार। तो सबसे पहले ये केरला में होगा, ठीक है। तो उसमें से देख लीजिए कि केरला किस किस ऑप्शन में नहीं है, पहले वो छांट लीजिए। पहला में नहीं है और चौथा में नहीं है। अब बचा कौन? ये दो ठो। अब देखिए मुल्ला पेरियर, जो पेरियार जो है ना वो तमिलनाडु से भी सटा हुआ है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ये डिस्प्यूट चलते रहता है। तो केरला एंड तमिलनाडु होगा इसका आंसर, तमिलनाडु एंड केरला। विच स्टेट इरिगेशन इज डन बाय रिहंद डैम प्रोजेक्ट? रिहंद डैम को क्या बोलते हैं? गोविंद बल्लभ सागर पंत। तो कौन सा स्टेट इसका फ़ायदा उठाता है, लाभ उठाता है? तो यह है उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि रिहंद नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसीलिए रिहंद डैम हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट इन इंडिया विच इज़ सिमिलर टू TVA ऑफ USA। TVA क्या है? टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है, USA। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिमिलर है? वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। द एनर्जी जनरेटेड थ्रू कोल कॉमर्शियली इज कॉल्ड। जो कोल से उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? देखिए अगर आपको इसके बारे में कुछ ना भी पता हो ना तो वह ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको। कोल दिख रहा है, फ्यूल दिख रहा है, पेट्रोलियम दिख रहा है, बायोगैस दिख रहा है, लेकिन ठीक है। तो इसमें से देखिए ऑड कौन दिख रहा है आपको सबसे ऑड? तो देखिए कोल, फ्यूल, पेट्रोलियम तो ये एक कैटेगरी में आता है ना। तो सबसे ऑड हमको दिख रहा है बायोगैस, तो बायोगैस आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता रहे तब बता रहा हूँ। तो अनट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा? बायोगैस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जिसको हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, मतलब फिर से यूज में आ सके। तो कौन सा ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल होगा? तो वो है हमारा वाटर। पानी को फिर से हम रीयूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। देखिए फिर ये तीनों में आपको ऑड दिख रहा होगा, सबसे ऑड वाटर ही। तो ये तीनों एक कैटेगरी में आता है, तो आपको वाटर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज़ द सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिलिन? पेंसिलिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा सिटी सबसे बेस्ट है? तो वो है पिंपारी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी हिंदुस्तान मशीन एंड टूल इंडस्ट्री इज लोकेटेड? तो कहाँ है हिंदुस्तान मशीन टूल इंडस्ट्री लोकेटेड? ये है बेंगलुरु में। टालकर जो कि उड़ीसा में है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग? किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये है हैवी वाटर प्लांट के लिए, मतलब D2O, ड्यूटेरियम का नाम सुना होगा आपने। D2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो ये जो टालकर है स्पेशली हैवी वाटर प्लांट के लिए यूज में आता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हमारा टालकर है वो हैवी वाटर प्लांट के यूज में आता है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट फर्टिलाइजर कम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट। देखिए इसमें कुछ नहीं, इतना क्वेश्चन में इतना सिर्फ आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन बस। इसमें मेन वर्ड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पारादीप। तो पारादीप आपको अगर पता होगा कि कहाँ पे है तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। तो पारादीप कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। देखिए इसको मैच करना है। अब हमारा बेसिक इंडस्ट्री कौन होगा, तो हमारा बेसिक इंडस्ट्री जिसमें हम लोग क्या है कि गाड़ी में हमको तेल बनाना ही बनाना है, पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, तो बेसिक इंडस्ट्री पेट्रोलियम हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जहाँ पे हमको स्ट्रेटेजी बना के कुछ चलना पड़ता है, तो वो आर्म्स और एम्यूनेशन के लिए होता है। गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री, तो गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री कौन होता है, फर्टिलाइजर। और क्रिटिकल इंडस्ट्री किसके लिए होता है, ऑटोमोबाइल के लिए। ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तिरुचिरापल्ली किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। विशाखापट्टनम, आपको बताया था कि विशाखापट्टनम से सबसे ज़्यादा आयरन और ट्रांसफ़र होता है जापान के लिए, तो ये किसके लिए, शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है। चितरंजन, आपको पता होगा चितरंजन जहाँ पे रेल का कोचेज बनता है, तो वो लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है। और अवाडी ट्रैंक फैक्ट्री के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नियरेस्ट टू राउरकेला स्टील प्लांट। देखिए अब सबसे पहले आपको पता होगा, ये सब झूठ मूठ का आपसे बस घुमाने के लिए पूछ रहा है। बस ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको खुद आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ज्योग्राफी बस एक मैप का खेल है बस, और कुछ नहीं। आपको बस राज्य पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, ज्योग्राफी ख़त्म आपका इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ क्या पूछ रहा है, राउरकेला स्टील प्लांट। तो सबसे पहले राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में है तो, और हम लोग को पता है कि इसमें से कौन सा राज्य है जो उड़ीसा में पड़ेगा, तो हल्दिया तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कांडला गुजरात में, तो पारादीप जो पोर्ट है ये उड़ीसा का है, तो ये उड़ीसा के नज़दीक है। विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए ये दो है ना, वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट। तो बताना कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है। तो इस साइड कितने राज्य हैं, जो भी राज्य होंगे तो कौन कौन सा आता है भाई, पहले देख लेते हैं। कांडला तो भाई गुजरात में, इधर तो नहीं होगा। हल्दिया कोचीन आ गया, वेस्टर्न में केरला नहीं होगा। देखिए पारादीप और कांडला ये भी गुजरात में चला गया। देखिए पारादीप और हल्दिया, देखिए ये ईस्टर्न में आएगा, क्योंकि हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल का है और पारादीप ये उड़ीसा का है। तो ईस्टर्न में कौन है, तो ईस्टर्न में है पारादीप और हल्दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा है हमारा ईस्टर्न में। तो अगर हमको ये तीनों पता रहेगा ना तो हम आराम से कर सकते हैं। कांडला गुजरात में है, कराईकाल ये नहीं है, पुडुचेरी ये नहीं है, विशाखापट्टनम हम लोग का ईस्टर्न में आता है यहाँ पे, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये विशाखापट्टनम पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम। वेयर इज कांडला पोर्ट लोकेटेड। तो कांडला पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, सबसे पहले कांडला कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में आपको कोई दिख रहा है इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, तो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में आसपास, तो वहीं पर गल्फ ऑफ कच्छ के पास। बस चीज़ों को समझ के बस पढ़ते रहिए। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कहाँ है, मुंबई में, सबको पता होगा। कोलकाता पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट। ये किस टाइप ऑफ पोर्ट का एग्जाम्पल है, और इसको अभी नाम चेंज करके इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक रिवराइन पोर्ट है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता विया वाराणसी। देखिए हमारे जो शेरशाह सूरी थे वो एक रोड निर्माण किए थे जिसका नाम था जीटी रोड, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि NH1 जो है वो अमृतसर से दिल्ली आता है, और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता जाता है। ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता विया बनारस। तो कौन है वो, NH2 है, और इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है। अगर आपसे NH1 पूछे तो कोलकाता अमृतसर से दिल्ली, और अगर NH2 पूछे तो दिल्ली से वेस्ट बंगाल। ये शेरशाह सूरी इसका निर्माण किए थे जीटी रोड का। वेयर आर द कोचेज ऑफ ट्रेन मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अब बताना है कि हमारा जो ट्रेन का जो कोच है कहाँ पे बनता है। तो कहाँ पे बनता है वो बनता है कपूरथला के पंजाब में, और पेराम्बूर चेन्नई में। ठीक है, कहाँ बनता है, ये दोनों जगह बनता है।
ठीक है। कपुरथला जो है कहाँ पे, पंजाब में है, रेल कोच फैक्ट्री के लिए। और पेरम्बूर जो है चेन्नई में, तमिलनाडु। ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए। देखिए आ गया ना, द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज़ इन, तो कहाँ है ये, चेन्नई में है, तो चेन्नई में कहाँ, पेरम्बूर में। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स, कौन सा सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीकल रजिस्टर है, तो वो है दिल्ली। विच सिटी इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन इन इंडिया, कौन सा ऐसा सिटी है जो 2 रेलवे जोन में आता है, वो सेंट्रल में भी आता है और वेस्टर्न में भी आता है, तो वो कौन है हमारा, वो है हमारा मुंबई। अब देखिए आपको ये पता होगा कोंकण के बारे में, तो अभी आराम से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है कुछ भी। ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो ये ऊपर का जो यहाँ पे जो पार्ट रहता है, यहाँ पे ये कोंकण रहता है, ये पूरा मालाबार, ये पूरा कोरोमंडल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे कहाँ से जाएगा, ये जाएगा रोहा, रोहा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से गोवा होते हुए कर्नाटक के साइड थोड़ा टच होता है बेंगलोर में, तो रोहा से मैंगलोर की तरफ जाएगा ये। विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज इज एबायोटिक एंड रिन्यूएबल, भी हम लोगों ने पीछे देखा था, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर वाटर है, इस ऑप्शन में कुछ देखना ही नहीं था। देखिए कोल, सबसे पहले जो कोयला होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। और इसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी रहता है कोल का, वो रहता है एंथ्रेसाइट, ए वाला एंथ्रेसाइट, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम 8 से 9 बार ये क्वेश्चन पूछा हर एक एग्जाम में, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो एंथ्रेसाइट। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, देखिए जर्मनी के हेल्प से कौन सा स्टील प्लांट बना था, तो बना था राउरकेला स्टील प्लांट, कौन सा, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। अगर भिलाई स्टील प्लांट पूछे तो वो बना था रसिया की हेल्प से, अगर बोकारो स्टील प्लांट पूछे तो वो भी बना था रसिया की हेल्प से। द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है, तो सबको पता होगा ये राउड भाटा में, राउड भाटा एक फेमस जगह है राजस्थान में, वहाँ एटॉमिक पावर स्टेशन है। द कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट, द कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क, देखिए इसको याद कर लीजिए, इसको कोई तरीका नहीं है, ये थोड़ा अटपटा नाम भी है, कोवाड़ा, कोवाड़ा, कोवाड़ा नेशनल न्यूक्लियर पार्क कहाँ पे सेटअप है, कौन से राज्य में, तो राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट, कौन सा रीजन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोल डिपॉजिट में, तो कौन सा है ये हमारा है दामोदर वैली। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इज नॉन एज सनराइज इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है जिसको सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है, तो वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, घाटमपुर, घाटमपुर पासवान पर का देखिए, सबसे पहले इसका ट्रिक है, देखिए याद करने का, घाटमपुर, तो उसमें आपको दिख रहा होगा घातक, ठीक है, अपने मन सोच लीजिए, घातक से घाता से घातक हो जाएगा, ठीक है, घातक। तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा मारपीट होता है, सबसे ज़्यादा केस सुनने को मिलता है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीड़ा मिलता है, तो वो कौन सा घातक राज्य है वो, तो वो घाटमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश। घाटमपुर से घाटक, घातक, और घातक से उत्तर प्रदेश। विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, हमारे मैनचेस्टर कौन है साउथ, अगर से पूछे आप, अगर आपसे ये पूछ रहा है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, अगर आपसे पूछे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो वो है इलाहाबाद, क्या है, अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो वो है हमारा कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया,
तो कौन है वो? कोल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में आपने नाम सुना होगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वॉज इनिशिएटेड बाय, कौन से प्रधानमंत्री थे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर का नीति रखे थे और बनाए थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर किस लिए यूज होता है? ये इसका मेन मोटिव था जो कनेक्ट मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द कंट्री, इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसका बस यही मकसद था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको कनेक्ट कर सकें, चारों तरफ से जोड़ सकें। तो बीच में दिल्ली से जुड़ रहा था, साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न से चेन्नई में जुड़ रहा था, नॉर्थन ईस्ट थोड़ा पार्ट में बंगाल से जुड़ रहा था और वेस्टर्न में मुंबई से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? सबको पता होगा ये कि थर्मल पावर प्लांट जो है 68% पावर जनरेट करता है पूरे भारत में। इन इंडिया ब्लैक रेवोल्यूशन, देखिए आपको ब्लैक रेवोल्यूशन से पता चल गया होगा, काली क्रांति। तो क्रूड पेट्रोलियम जो है पूरा काला ही दिखता है, तो क्रूड पेट्रोलियम के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया गया था। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी ऑफ हॉट स्प्रिंग एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश? क्या है ये? जियोथर्मल एनर्जी। सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए यूज होता है ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया इज, अब बताना है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया कौन है? तो कौन है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लैक का? तो वह है झारखंड। ठीक है, झारखंड। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? बताइए कौन सा है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे? तो ये हमारा NH-44, जो कि कहाँ से कहाँ चलती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा भारत का जो ये नक्शा है, ये जो भारत का हमारा जो नक्शा है, ठीक है, ये अच्छे से बना नहीं हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से है जो नक्शा है हमारा भारत का। ये जो वेस्टर्न से ईस्टर्न से आपका दूरी पूछा जाए तो ये होगा 29,933 किलोमीटर, मतलब गुजरात के लास्ट छोर से लेके अरुणाचल प्रदेश के लास्ट छोर तक। और आपसे भी पूछेगा कि ये दोनों का जो टाइम डिफरेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का कितना का होता है? तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। तो इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश होता है वहाँ पे जो सूरज है वो जल्दी उगता है। क्यों? 2 घंटा पहले। अगर यहाँ पे सूरज अगर सूरज यहाँ पे 5:30 बजे उगता है तो यहाँ पे सूरज जो है 3:30 बजे उग रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि अभी हमारा एक ही टाइम जोन है। तो इस टाइम जोन की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वहाँ पे उन लोग को सोना उठना को बहुत दिक्कत होता है। वो लोग 3:30 बजे 4 बजे ही उठना पड़ता है। बहुत मुश्किल में वो लोग उधर तकलीफ़ मतलब झेल रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी उठना पड़ जा रहा है, कोई रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है उस इलाके में। तो क्योंकि ये सिर्फ जो ग्रीनविच और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ का जो टाइम डिफरेंस और यहाँ का टाइम डिफरेंस, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। तो ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, कितना का होगा? 2 घंटे का। कितना का होगा? यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का। और डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर आपसे नॉर्थ से साउथ पूछा जाए दूरी, तो कितना दूरी होगा? ये होगा 3233 किलोमीटर, मतलब 3233 किलोमीटर। ठीक है, और हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन था? तो हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है। विच स्टेट पोजेज बिगेस्ट कोल रिजर्व? तो कौन है वो? झारखंड है। वेयर वाज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड मोस्ट ऑफ इंडियाज क्रोमाइट? तो कौन सा ऐसा जगह है भारत में? बताइए।
कहाँ लोकेटेड है ये लोकेटेड है कटक में, ठीक है। एक देखिए एक सिंहभूम एक जगह का नाम है सिंहभूम। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध आयरन के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंहभूम। और जादूगौड़ा यूरेनियम के लिए, कोडरमा माइका के लिए प्रसिद्ध है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन, कहाँ पे है ये? दिग्बोई के असम में। इन इंडिया द मेनी कोल फील्ड्स फाउंड इन, भारत में सबसे ज़्यादा कोल फील्ड्स कौन से इलाके में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाएगा? दामोदर वैली के साइड, जहाँ वेस्ट बंगाल साइड, झारखंड के साइड। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है ये? पोटेंशियल रिसोर्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हमारा कौन सा ऐसा राज्य है जो कि ओपियम प्रोड्यूस करने में सबसे नंबर 1 पे है? तो ये हमारा अफ़गानिस्तान। देखिए ये है नया टॉपिक है ये, जिसमें हम लोग कुछ पॉपुलेशन और ट्राइब्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए तो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसी के वजह से हम लोग ग्रोथ रेट का पता कर पाते हैं। द बर्थ रेट मेजर द बर्थ ड्यूरिंग एन ईयर पर 1000, हमेशा 1000 पॉपुलेशन से ही जोड़ा जाता है, पॉपुलेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन? अब हमसे पूछा जाए एसटी के बारे में, सबसे ज़्यादा एसटी कौन से राज्य में रहते हैं? तो वो रहते हैं मध्य प्रदेश। अगर हमसे एससी के बारे में पूछा जाए तो यूपी में रहते हैं। कहाँ पे? यूपी में। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन है? सबको पता होगा आपको कि नंबर ऑफ पर्सन इन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर पर, कितने पर्सन 1 किलोमीटर स्क्वायर पे हैं, उसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की तरह डिफाइन किया जाता है। इन इंडिया द स्टेट विच इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसका हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन का? वो है बिहार का। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ इंडिया, मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं पूरे भारत में, एक सेंसस के अनुसार? तो वो है 382। ये देखिए सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। फाइंड द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, बताइए कौन सा है जो सबसे कम, जहाँ पे एकदम एरिया बड़ा है और आदमी रहने का जगह ही नहीं है? कौन सा ऐसा जगह है ये? है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा ऐसा जगह है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे कम, और सबसे ज़्यादा पूछे तो बिहार। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरेटरी रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट डेंसिटी? तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरेटरी है जो हाईएस्ट डेंसिटी का रहेगा? जाहिर सी बात है दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? तो कौन सा है जो लीप फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन के लिए? ये 1961 से 1971। चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द प्रोविंशनल रिजल्ट ऑफ द 2011 सेंसस इन इंडिया एज, कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत का? 927 है। अगर आपसे बिहार का पूछा जाए तो 918। अगर आपसे पूरे भारत का पूछा जाए, नहीं पूरे भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो नहीं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पर मेल कितना है? 940 पूरे भारत का। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है भारत का? पूरे भारत का 927। द इंडियन स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका? जहाँ पे कहाँ पे सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है? हरियाणा में, ठीक है। इसीलिए यहीं से ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे 829 फीमेल है पर 1000 मेल पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स? कौन सा ऐसा राज्य है? वो है छत्तीसगढ़। व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन? कितने परसेंट भारत के पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं? तो वो है लेस देन 30%। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम, तो ये सबको पता होगा, स्लम सबसे ज़्यादा कहाँ कौन से इलाके में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के।
विच पेयर इज़ नॉट ट्विन सिटीज़, बताइए कौन सा ट्विन सिटीज़ नहीं है। तो दुर्गापुर आसनसोल इसको बोलते हैं ट्विन सिटी, हैदराबाद सिकंदराबाद इसको ट्विन सिटी बोलते हैं, कोलकाता हावड़ा इसको ट्विन सिटी बोलते हैं। लेकिन जो दिल्ली है और न्यू दिल्ली इसको ट्विन सिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली एक टेरिटरी है, उसी के अंदर न्यू दिल्ली आता है, ठीक है। तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो दिल्ली और न्यू दिल्ली जो है ये ट्विन सिस्टर, ये ट्विन सिटीज़ नहीं है। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, मतलब सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा लिटरेसी कौन सा यूनियन टेरिटरी में है, तो है लक्षद्वीप। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर लिटरेसी इन इंडिया इज, हमारे पूरे भारत का लिटरेसी रेट कितना है, तो है 74.1%। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, क्या है मेन रीज़न, तो मेन रीज़न यही है यहाँ पे कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट है मगर लो मोर्टालिटी रेट है, इसी की वजह से हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टालिटी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, क्या होगा ये सोशल फैक्टर। एज पर द डाटा रिलीज इन जुलाई 2011 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन इंडियन विलेज, बताना है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था कि कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। तो हमारे जो सेंसस के अनुसार 121 करोड़ लोग जो थे उसमें से 84 करोड़ लोग वो गांव में रहते हैं, मतलब 70% लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं। एज पर द डाटा रिलीज इन जुलाई 2011 सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया इज डैश लेस देन अर्बन एरिया, तो क्या होगा बताइए, सोचिए खुद। तो 4 टाइम लेस है अर्बन एरिया से। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, यूपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ये 3 चीज़ आपको सीक्वेंस वाइज कम से कम टॉप 3 याद रखना पड़ेगा। यूपी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, और राज्य में पूछा जाए सबसे लोएस्ट किसका है, तो सिक्किम का है। इन विच स्टेट फीमेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो चाहे ओवरऑल हो, तो केरला ही हमेशा रहेगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी, तो है राजस्थान। देख लीजिए इसको पूरा दिया हुआ है, फीमेल का 52%, मेल का 80%, तो ये कितना डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। देखिए कुछ ट्राइब्स हैं जो याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं, इसको याद करना है। भील, ये कहाँ पे पाए जाते हैं भील ट्राइब्स, ये मालवा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। थारू, ये कहाँ पाए जाते हैं, तराई के क्षेत्र में। गोंड, ये बस्तर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और टोडा नीलगिरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। टोडा नीलगिरी के क्षेत्र में, थारू तराई के क्षेत्र में, भील मालवा के क्षेत्र में, ठीक है। कुकी इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बताना है कि कुकी जो ट्राइब है कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो कुकी जो है ये मणिपुर में पाया जाता है। कौन से स्टेट में, मणिपुर स्टेट में। वेयर आर खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली फाउंड इन, देखिए गारो खासी जानती है, नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ियाँ हैं, तो वही पहाड़ियों के ऊपर जो आदमी रहते हैं तो उसी को जनजाति बना दिया गया है, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जंतिया जनजाति। तो ये कौन से राज्य में है, ये है मेघालय में। मेघालय, देखिए तरीका है कि गारो और खांसी, देखिए जब बारिश होता है, मेघ होता है, तो जब बारिश में कोई भीग जाता है तो उसको बुखार हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं कि गारो खांसी, अगर खांसी आ गया तो ये तीनों साथ में पढ़िएगा हमेशा, गारो खांसी जयंतिया, गारो खांसी जयंतिया। तो ये कहाँ का ट्राइब है, ये मेघालय का, और ये कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की और मेघालय की। इंडियाज़ बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज़, सबसे बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन है पूरा इंडिया का, तो वो कौन सा जाति है, ये भील जल जाति है। वेयर आर होमोजीनियस ग्रुप मैंगोलाब फाउंड इन इंडिया, देखिए मैंगोलाब से आपको क्या समझ में आ रहा है, मंगोलिया, और चाइना मंगोलिया किस इलाके के साइड पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न के ऊपरी इलाके में है मंगोलिया। तो हम कहाँ पे ये पड़ेगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ेगा।
समझे, इस तरीके से रिलेट कीजिए। एमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट द लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट, लिटरेसी रेट किस कहाँ पे हाईएस्ट है? अगर देखिए सबसे पहला देखिए दो चीज़, हर चीज़ का आपको कम से कम टॉप 3 याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हम जान रहे हैं केरला में सबसे ज़्यादा है, लेकिन 2 नंबर पे कौन सा है? मिजोरम, लेकिन ऑप्शन में मिजोरम केरला नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? मिजोरम। और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? बिहार में सबसे लोएस्ट। एमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट डैश हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया, कहाँ पे है लोएस्ट बर्थ रेट? वो है केरला में। Which is the stage in the population cycle in which India is classified on the basis of its demographic characteristics? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन पीरियड इज रेफर टू एज ए ग्रेट लिव पीरियड। देखिए कौन सा पहले था उसमें? उसमें था 1961 से लेकर 1971 तक, लेकिन उस ये चीज़ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो और कौन सा ऐसा दशक था? तो वो दशक था हमारा 1951 से लेके 1961 तक, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका? अंटार्कटिका जो हमारा एक कंटिनेंट है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ पे कौन सा रिसर्च स्टेशन बनाया, भारत ने बनाया है? तो वह है दक्षिण गंगोत्री। When did India adopt the international tsunami warning system? कब इंडिया अडॉप्ट किया था? तो 2006 में, 2004 में जब सुनामी आया था उसके बाद। Which of the following is not correctly match? इसमें सब खुद पता कर सकते हैं। अगर आपको खजुराहो पता होगा कि खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन वो जैन धर्म के लिए नहीं माना जाता है, जैन टेम्पल के लिए। जैन टेम्पल के लिए देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैन टेम्पल के लिए जैन टेम्पल कहाँ पे है? तो ये है अरावली पहाड़ी है, उस पे माउंट आबू एक जगह है, उसके पास है ये जैन टेम्पल। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ना कि खजुराहो में। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा और आंसर ये हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच। तो महाकाल टेम्पल कहाँ है? उज्जैन में। सिंगरी माथा कहाँ है? चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में। और सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। Which of the following is India's military offensive against Pakistan in the Kargil war? तो कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन विजय था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़, देखिए बांधवगढ़ कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। विच इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? किसे बोला जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? वो रहता है नैनीताल को। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज, कौन है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? वो है गोरखपुर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट साइनागोज इज बिल्ट इन इंडिया? कौन सा ऐसा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केरला। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? किसे बोला जाता है प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? ये बोला जाता है दार्जिलिंग को। नेशनल वाटरवेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज है। अगर कोई वाटरवेज आपको याद ना रहे, कम से कम ये याद करके रखिएगा। तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, कौन से वाटर सिस्टम पे है? ये है गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे। ये देखिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा सेशन का। और पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी, सही बता रहे हैं, पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया ये 450 प्लस क्वेश्चन का, और जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको अगर जोड़ा जाए, उसको अगर आप कॉपी में लिखिएगा, तो ये इंडियन ज्योग्राफी से टोटल 500 प्लस क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, और तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।